जय बिहार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अनोखी पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के चौथे एपिसोड में आपके समक्ष आपके आदेशानुसार हाजिर हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कोरोना रूपी इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ अपने स्थान पर सकुशल हैं तथा एक समृद्ध भारत और एक आत्मनिर्भर बिहार के कुशलता की कामना कर रहे हैं। मित्रों, पिछले 3-4 दिनों में आपने फोन कॉल्स, मैसेंजर्स, वीडियो कॉल्स और विभिन्न माध्यमों से मुझ तक जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है, मुझ तक जो आपने आशीर्वाद पहुंचाया है, मुझ तक जो आपने स्नेह पहुंचाया है, अपने सुझाव पहुंचाए हैं, वाकई इन सारे फोन कॉल से, इन सारे मैसेजेस से मेरा मन आह्लादित हुआ है। मैं आपको यह बता दूं, आपने जो भी सुझाव दिया है, हमारी टीम उस पर गहन अध्ययन कर रही है और वक्त आते ही यथा योग्य समय अनुसार उन सारी बातों को आपके समक्ष विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किया जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो कि कल हमारे मित्र ने एक विशेष आग्रह करके कहा है कि इस बात को हम जरूर रखें आपके समक्ष। मित्रों, जब भी हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम अनडिवाइडेड बिहार की बात कर रहे हैं। झारखंड इस बिहार से अलग नहीं है, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद वाली कहानी तक अभी तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। हम उस दशक की बात कर रहे हैं जहां पे पूरा बिहार इस तरह के रोग से ग्रसित था, इस तरह के कुकृत्यों से बिहार परेशान था और इसका निजात ढूंढने के लिए हम सब इस तरह के संवाद पे मजबूर हुए हैं और हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं आपके समक्ष। मित्रों, एक और चीज बता दूं कि एक मेरे और परम मित्र ने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया फोन करके, जिसमें उन्होंने फोन किया और हमसे यह खेद जाहिर किया, हमसे यह अपनी नाराजगी जाहिर की कि हमारे विचार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लालू जी ऐसे आदमी नहीं हैं, यह हमारी विचारधारा के विपरीत है। मैं उनके विचारधारा का आदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो अपने इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे और हमारा वीडियो उनको कन्विंस करने में सक्षम होगा, हमारा सीरीज उनको कन्विंस करने में सक्षम होगा। यह निश्चय ही यह हमारा संकल्प है, हमारा विश्वास है और निश्चय ही हम इस विश्वास में जीत हासिल करेंगे। मित्रों, इस तरह के कई अनेकों तरह के फोन कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन उन सबके लिए कुमार विश्वास जी ने एक बड़ा मस्त ही कविता कहा है, कविता लिखी है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है, साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की तो कविताओं से इतने रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गोंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। दोस्तों, आपके विचार को नमन है, आपके संदेश को नमन है और आपकी सोच को भी नमन है। मित्रों, बात करते हैं बिहार के बदहाली की, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था की बदहाली की। जब बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था की बात होती है तो निश्चय ही हमारे सबके बीच में दो तस्वीरें निकल के आती हैं, हमारे मनोमस्तिष्क में दो तस्वीरें एकदम सामने आ जाती हैं। एक तस्वीर आता है जो कि 1967 के पहले का बिहार और एक तस्वीर आता है 1967 के बाद का बिहार। एक तस्वीर आती है जिसमें नालंदा और विक्रमशिला जैसे धरोहर से शिक्षा प्राप्त किए हुए ह्यून-सेंग जैसे दार्शनिक नजर आते हैं, और एक दूसरा बिहार 1967 के बाद का बिहार आता है जिसमें रूबी झा जैसे टॉपर निकल के आते हैं। एक ऐसी बिहार जिसकी परिकल्पना की जाती है जब ह्यून-सेंग जैसे दार्शनिक वहां पे एडमिशन लेने के लिए 1 साल तक अपने गृह देश में संस्कृत का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी एडमिशन हो पाए यहाँ पे। और एक ऐसे बिहार का भी जिक्र आता है जहाँ पर पता चलता है कि अपने ही विद्यार्थियों को, अपने ही स्वजनों को मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम से पास कराने के लिए एक 4 मंजिला इमारत पे के एग्जाम सेंटर पे खिड़की पे उनके स्वजन, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके अभिभावक चीट पहुंचाने के लिए वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। हम ऐसे बिहार की भी चर्चा करने वाले हैं। आखिर में बिहार इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? हम उस बिहार का भी जिक्र करने वाले हैं जिसके नागरिकों को आज भी यह करके दूर भगा दिया जाता है या उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि इसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। आखिर क्यों? आपको यह भी जानकारी होगी कि किसी भी बिहारी की इंग्लिश
ग्रामेटिकली जितनी शुद्ध होती है, शायद दूसरे राज्यों के नागरिकों के या दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामेटिकली उतनी शुद्ध नहीं होती है, चाहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में वो पढ़ाई करें। दोस्तों, जब इस तरह की बात आती है, इस तरह के वाक्य सामने आते हैं, इस तरह के स्मरण ध्यान में आते हैं, तो हमेशा 1967 का वो शिक्षा मंत्री ध्यान में आता है, जिसने बिहार की बदहाली की एक नई इतिहास ही लिख डाली, जिसने बैकवर्ड अपलिफ्टमेंट के नाम पे उसने आने वाले जनरेशन का इज्जत ही दांव पे लगा दिया। उसने ऐसी साजिश रची जिसकी बदबू उस समय के लोग शायद नहीं समझ पाए, उस समय के बिहार सरकार का मंत्रिमंडल नहीं समझ पाया, शायद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिन्हा जी भी इस चीज को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो तो महामाया थे। हमने तो सुना था कि महामाया के आगे किसी तरह की माया नहीं चलती, परंतु पता नहीं वे किस मूड में थे उस समय, वो किस सोच में विलीन थे कि इस आने वाले दुर्भाग्य को समझ नहीं पाए और उन्होंने पास करा दिया कि बिहार के मैट्रिकुलेशन और बिहार के किसी भी तरह के परीक्षाओं से अंग्रेजी की बाध्यता खत्म की जाती है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने तो एक ऐसा चेहरा पेश किया, एक ऐसा उदारवादी, एक ऐसा समाजवादी चेहरा पेश किया समाज के सामने, भारतवर्ष के सामने, जिस पे उन्होंने दिखाया कि एसटी एससी के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके चलते वो उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले पाते हैं, उनको कई वर्ष लग जाते हैं और उस बीच में उनका शिक्षा से मोह भंग हो जाता है और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हुए दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। परंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने वहीं पे सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बिहार की आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ वहां पे कर दिया। शायद उसके कोई और ऑप्शन भी हो सकते थे। अगर बैकवर्ड अपलिफ्टमेंट के नाम पे अगर उनको लगता था कि अंग्रेजी की बाध्यता खत्म होने से बैकवर्ड आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनको शायद यह भी सोचना चाहिए था कि अगर एक विषय में कमजोर होने के चलते अगर हमारे बैकवर्ड्स और भी बैकवर्ड होते जा रहे हैं, तो उनके लिए उस विषय के एक्सपर्ट्स को बुला के उनको कोचिंग कराई जा सकती थी। ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे उनको कोचिंग कराया जा सकता था, अंग्रेजी की उनको सुदृढ़ कराया जा सकता था। शायद उस समय के सत्ताधीश इस बात को समझ नहीं पाए कि उनकी आने वाली पीढ़ी के सामने कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और बिहार को काल के गोद में ठेल दिए। परंतु प्रकृति को कुछ और ही मंजूर थी। उन्होंने इस चीज की उपयोगिता नहीं समझी जानने की कि आखिर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बिहार के पास कि जितने स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट से पास करके हायर एजुकेशन में उस समय जाया करते थे, उसकी तुलना में उतने लोगों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी उस समय के बिहार में नहीं थी। ऐसे में एक दूसरा दौर शुरू हो गया जहां पे नेताजी लोगों का अहमियत और बढ़ने लगा, शिक्षा में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी, राजनीतिकरण अपने चरम पे आ गया, और उस चरम पे आने की उस चरम पे आने की शुरुआत 1967 से हुई, जब अंग्रेजी की बाध्यता खत्म हुई। जब अंग्रेजी की बाध्यता खत्म हुई तो जाहिर सा बात है कि आशा के मुताबिक, आशा के विपरीत और आशा से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए। उसके कंपैरिजन में वहां पे हायर एजुकेशन के लिए बिहार में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं थी। उस समय के बिहार के स्कूल्स में उस तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं थी, उस तरह के सीट्स मौजूद नहीं थे। उस समय उतने सीट्स ही नहीं थे कि उतने लोगों को एक साथ एडमिशन ले पाए। नतीजा हुआ, एक नया इंडस्ट्री सामने आया, पैरवी की इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, नेताजी को वोट लेनी है, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ों को अपलिफ्ट करने के लिए उनको फोन करना पड़ा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स उनके पास पहुंचे जो कि कम नंबर होने के बाद भी
उन लोगों ने उस समय के तत्कालीन नेताओं के पास पहुंचे, जो कि उन्हें दाखिले के लिए उनके पैरवी की जरूरत पड़ी, और धीरे 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 पैरवी का यह सिलसिला यहां तक पहुंच गया कि आज का दृश्य आपके सामने है, आज की बदहाली आपके सामने है, आज का परिवेश आपके सामने है। और इसको हवा उस समय मिली जब 1990 के दशक में जंगल राज की धमक हुई बिहार में। हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के पोस्टर बॉय, काल के कपाल पर राजनीति की परिभाषा को बदलकर अपने धमाके से किंग मेकर की उपाधि लेने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जी हां, लालू यादव जी ने तो राजनीति की पराकाष्ठा कर दी। उन्होंने शैक्षणिक स्तर को इस जगह पे पहुंचा दिया जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया क्या जाता था? लालू चालीसा। और लालू चालीसा में क्या पढ़ाया जाता था? आपसे छुपा नहीं है। नतीजा यह हुआ कि बिहार का शैक्षणिक स्तर दिन प्रतिदिन कम होता चला गया, और कुछ वैसे स्वावलंबी बिहारी छात्र, वैसे स्वावलंबी बिहारी युवा जो अपने आप को उस बिहार के दौर से आगे निकलना चाहते थे, वो मजबूरी में ही सही या किसी अन्य माध्यम का सहारा लेके दूसरे स्टेट में जब जाते हैं, तो आज के डेट में उनके सामने वहीं के ठाकुर के ग्रामर की वो ट्रांसलेशन की पुस्तक याद रहती है, जिसका वो ट्यूशन उन्होंने किया हुआ था। और अभी जब कोई अंग्रेजी में उनसे संवाद करना चाहता है तो एक बिहारी युवक माइंड के अंदर एक सेंटेंस फॉर्म करता है, उसका ट्रांसलेशन करता है, उसके बाद में उस चीज को कम्युनिकेट करता है। एंड इस दौर में इस सारी प्रक्रिया में जो समय लगता है, जो माइक्रो मिनट्स या माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, सामने वाला स्टूडेंट या सामने वाला जिससे वो संवाद करना चाहता है, वो समझता है कि ओ नो यार, this man is not up to the mark. He doesn't have a proper knowledge of a good communication skill. ये बोलता है। तो ये हमने देखा बिहार का दौर, और शैक्षणिक बदहाली यहीं से शुरू हुई थी। अब इसको खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और एक नया आयाम पे पहुंच गया है। 1990 के दशक का बिहार तो अब 2020 का बिहार हो गया है ना। तो अभी आज के डेट में आप देखें कि स्टूडेंट्स इतने सारे बाहर क्यों जा रहे हैं। इनको आखिर वहां रोकने के लिए, इन स्टूडेंट्स के पलायन को रोकने के लिए, जो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स मजबूरी में अपने वार्ड्स को बाहर भेज रहे हैं, उनको रोकने के लिए अभी उस तरह का एनवायरमेंट और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं जनरेट किया जा सकता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जी हां, आपसे संवाद कर रहा हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे बिहार के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, हाजीपुर में ऐसी कौन सी कमी है कि इसको शैक्षणिक हब के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है? इसमें ऐसी क्या कमी है? वहां के टैलेंट्स में क्या कमी है? वहां के टैलेंट्स को क्यों नहीं ढूंढा जा सकता है? वहां के टैलेंट्स को निखारने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? आखिर सरकार इस कुंभकर्ण की निद्रा से कब उठेगी? ये इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। यह आपको अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से उन कुंभकर्णों तक पहुंचाना है जिनके आंख में अभी भी मिर्ची लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको याद होगा कुंभकर्ण को जगाने के लिए मिर्ची का सहारा लेना पड़ा था। अगर ये कुंभकर्ण नहीं जगे तो हम भी, हमारे तमाम बिहारी युवक भी कहीं ना कहीं ये बाध्य हो जाएंगे कि कुछ इस तरह की मिर्ची लगा दें उनकी आंखों में कि उनकी कुंभकर्ण निद्रा भंग हो, बाहर निकले, उस निद्रा से बाहर निकले और कुछ न कुछ ऐसी रणनीति बनाएं कि बिहार एक समृद्ध बिहार के तौर पे जाना जाए। आखिर किस चीज की देरी है? किस बात की देरी है? कोई तो मजबूरी होगी, और वो मजबूरी है तो कौन सा? दोस्तों, अब ये दौर नहीं रहा। अब वो लालू जी का वो दौर नहीं रहा जिसमें उस वक्त की ये प्रासंगिक शेर जो कि उस वक्त के लिए सटीक बैठती है, नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे साहिब के ही माफिक सोचे, साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कह दो हमारी माफिक सोचें।
बिल्कुल नहीं, अभी दौर वो नहीं रहा। अब साहिबे वक्त को, अब साहिबे सत्ताधीश को अब यह बात समझने पड़ेगी कि अभी बिहार के युवाओं की मूड क्या है। बिहार के युवाओं की मूड समझने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर आप ताली बजाते रह जाएंगे और फिर से आपके सामने यह सुनहरा अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। यकीन मानिए, यही वह समय है कि आप जगें और दूसरे को जगाएं, जागृत हो, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को शुद्ध करें। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था में जो वैमनस्यता फैली हुई है उसको दूर करें। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए उसके लिए अपने जनप्रतिनिधि को, अपने नेताओं को, अपने दोस्तों को, अपने युवाओं को जागरूक करें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।